हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूथ कंपटीशन टाइम से बुक के जो है बीपीएससी टीयर 2 क्लास 6 to 8 की जो है साइंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो है ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। क्लास 6 से 8 तक है इसमें जो साइंस के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग आपको 40 क्वेश्चन साइंस के आ सकते हैं और 40 ही क्वेश्चन कितने भी मैथ के ही आ सकते हैं। तो कुल आपके सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे? 80 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर से ज़रूर एक पोस्ट अपनी पक्की करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, पहला प्रश्न है करें कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। मतलब कि आपको दाब की एसआई इकाई क्या है यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? देखिए दाब बराबर आप जानते हैं क्या होता है भाई, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एफ अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया। तो इसकी आप देखिए फोर्स की आप जानते हैं यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। और एरिया का वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन, सॉरी सी नंबर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दाब की एसआई इकाई क्या होगी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल एफ अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ याद रखिएगा दाब एक क्या है भी, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। इसका देखिए पास, इसके जो यूनिट होती है पास्कल भी होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, तो यहाँ आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चल अगले चलते हैं भाई। देखिए अगला है न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य बताइए। तो आप जानते हैं, देखिए पिछले वीडियो में भी एक न्यूमेरिकल आपके इस पर लगा हुआ था, तो आपने बताया था कि W इक्वल टू क्या होता है भाई, F इंटू डी। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एफ जो है आपका फोर्स है मतलब बल, ठीक है। तो W इक्वल टू एफ इंटू डी हो जाएगा। तो देखिए 20 न्यूटन बल है तो मतलब बल है, तो मतलब एफ का मान 20 दिया है, ठीक है, इंटू डी डिस्प्लेसमेंट मतलब 4 दिया है, क्या भाई 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा 80। क्या पी ए होगा, डब्ल्यू होगा, जे होगा या एन होगा, बताइए किस में आंसर आएगा भाई। मात्रक भी ध्यान देना है, ठीक है, मात्रक भी ध्यान देना है। तो जूल होता है ना, ठीक है, क्या जूल, तो जैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कार्य का मात्रक जूल, तो 80 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप फार्मूला याद रखिएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। जब कहते हैं कि एक कूली जो है सामान लेकर खड़ा हुआ है, क्या उसने कोई काम किया, कहते हो कि आप 0 काम किया, तो आप क्यों काम किया, तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका 90 बनेगा ना, कॉस 90 बनेगा, सीधा बना खड़ा है तो क्या जी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस करा जब काश 90 यहाँ रख दोगे तो काश 90 मतलब 0, पूरा 0 हो जाएगा, तो वर्ग आपका 0 आ जाएगा, इसीलिए वो कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये W बराबर एफ डी कॉस थीटा भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यूनिट नहीं लगी देखिए 80 सब में है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, यूनिट भी ध्यान रखिएगा। आज देखते हैं अगला, करें दो निकायों के बीच आकर्षण बल एफ बाई, सॉरी 1F/9 है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी आपसे पूछा करें 3 गुनी होगी, 0 होगी, 2 गुनी होगी या बराबर होगी। तो आप जानते हैं कि यदि दो निकायों के द्रव्यमान m1 और m2 और दोनों निकायों के बीच बल F और F/9 है, तो इनके बीच दूरियां R1 तथा R2 होंगी। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन F बराबर आप जानते हैं कि G m1 m2 होता है और क्या भाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो R1 यहाँ मान लेंगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और एक होता है, एक वह होगा F, क्या आपको F/9 दिया ही है, ये देखिए दिया है, ठीक है। तो वही आप लगाएंगे G m1 m2 बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इनको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट जो है डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकेंड से, तो एक में फर्स्ट डिवाइड करेंगे
तो देखिए ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो है 9 आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर, देखिए आर टू नीचे है, आर टू नीचे तो ऊपर चला जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो R2 अपान R1 के ये स्क्वायर रहेगा। तो इधर निकाल लेंगे तो अंडर रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा भाई 3, तो R2 अपान R1 हो जाएगा, ठीक है। R1 तो क्रॉस कर देंगे तो 3R1 इक्वल टू R2, तो कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेना है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए भैया अगला चलते हैं। करिए पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर क्या होगा। तो आपको केल्विन पैमाने, देखिए आप जानते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं तापमान इक्वल टू T प्लस 273 केल्विन, ठीक है, ये केल्विन है। तो अब इस पर आप T का मान 100 रख देंगे, प्लस 273 निकल जाएगा 373, ठीक है, 373 केल्विन, ठीक है, केल्विन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक आपको किस में पूछा है, केल्विन पैमाने में, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा, सी, ठीक है। ये 273 वैसे ही याद कर लीजिए वैल्यू। चलिए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है, बताइए इस नियम को क्या कहा जाता है। तो बताइए न्यूटन का ये नियम वो कहता है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहलाता है, क्या भाई, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहलाता है, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल है, जैसे क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं, गेंद जब उनकी तरफ कैच लेते हैं तो वो अपनी गेंद की तरफ क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है, ठीक है। तो न्यूटन ने कितने कुल नियम दिए थे, 3 नियम दिए हैं, ठीक है। प्रथम नियम जो है आपका जड़त्व का नियम कहलाता है, और द्वितीय नियम जो है संवेग का नियम कहलाता है, और तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला, कहीं यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, ये बताइए किसके कारण रुक जाएगी। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर्षण के कारण, ठीक है। तो घर्षण आप जानते हैं यह जो है किसी भी गतिमान वस्तु के विपरीत कार्य करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आप साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पर यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है तो यह वह घर्षण बल के कारण क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, कथन और कारक दिया है। चलिए यहाँ आपको कथन और कारक दिया है, चलिए नीचे आपको कथन और कारक बताना है। कह रहे कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और एक कथन आर दिया गया है। अभिकथन कह रहे हैं कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि गर्मियों में जो है लोहे जो है क्या करते हैं, फैलते हैं, तो ये स्पेस रहता है, फिर बाद में जब फैलने के कारण ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर ये स्पेस नहीं देंगे तो पटरी ऐसे मुड़ जाएगी और रेल दुर्घटना हो जाएगी। तो इस कारण से उनमें स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि लोहा जो है गर्मियों में उसका आकार बढ़ जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाए, लोहा गर्मियों में फैलता है, बिल्कुल फैलता है, तो ये आपका सही ऑप्शन इसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो कारण भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहें कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्ट्ज जो है ध्वनि तरंग की आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है, क्या कारण है भाई। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा।
और देखिए जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती है, जिससे वह वस्तु क्या दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है, करें कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है भाई? बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब जब प्रकाश की किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद देखिए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए विरल माध्यम से आएगी तो कहाँ मुड़ेगी भी, अभिलंब की ओर। जैसे विरल माध्यम क्या है आपका, एयर है, नीचे वाटर रख दिया जाए। ठीक है, ये आएगी तो ये क्या करेगी, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखिए। देखिए जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो वह पेंसिल कैसे दिखाई जाती है, टेढ़ा दिखता है। ये किसके कारण है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। और देखिए जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का जो है तल की तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है। ठीक है, ये तो कुछ इसके और एग्जाम्पल हैं प्रकाश का अपवर्तन के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि हवा एक स्पेस है, आपको बताना है हवा क्या है भाई। कह रहे शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, या दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। बताइए हवा एक क्या है। तो बेसिकली सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो है दोनों तत्वों और यौगिकों का क्या है, मिश्रण है, एयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। और देखिए आप जानते हैं नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में, तो आप कितने हैं, देखिए 78। पॉइंट में अगर उसे याद रखिएगा, अगर पॉइंट में पूछा था तो 78.4 लगाइएगा। ठीक है, परसेंटेज में। ठीक है, बेसिकली ये 78 है, आपसे पूछा जाता है, पॉइंट में बहुत कम पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन का कितना है भाई, 20.94% है। तो पॉइंट के आगे अगर 5 से अधिक आ जाता है तो उसको एक मान लिया जाता है, तो वही आपको मानते हैं कि 21% है। ठीक है, और आर्गन की जो है 0.93% है, नियान है 001% और हीलियम जो है 0.0052%। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। देखिए मीथेन को भी याद रखिएगा, मीथेन का 0.002% है। ठीक, तो ये पॉइंट में याद रखिएगा, अगर पॉइंट में बहुत गहराई से पूछा, नहीं तो वरना 78 या 21 ही देगा ऑप्शन में। ठीक है, करें कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो क्या कहलाता है अभी, तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तन्यता कहलाता है। ठीक है, तो कोई जो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गए, एल्युमिनियम हो गया, तो उसको पीट कर क्या बना जाता है, तन्य बना जाता है, बहुत लंबा बना जा सकता है। ठीक है, तो उसी को तन्यता कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, सोना को याद रखिएगा, सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। देखिए 1 ग्राम में जो है सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो कि मतलब सबसे ज़्यादा तन्य कौन है, तो गोल्ड, सोना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला चलते हैं। कहने की तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कहने की देखिए आइसोटोन होगा या आइसोबार होगा, आइसोटोप होगा या हाइलोजेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोबार होगा। ठीक, क्या भी आइसोबार, जिसे आप समभारी भी कहते हैं ना, समभारी कहते हैं। ठीक है, तो तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, आइसोबार या समभारी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आर्गन 18, 40, पोटेशियम 40, कैल्शियम 20, परमाणु क्रमांक 40। ठीक है, और परमाणु संख्या कितनी है, 40। तो इस प्रकार आपको ये है आइसोबार के एग्जाम्पल। आइए देखते हैं अगला है। अगला देखते हैं भी, कहने कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए नहीं वाला आपको बताना है, ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए कहने कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये आपका सही है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन को हटाता है, उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो ये भी आपका क्या है, सही है।
कह रहे कि वनस्पति तेल पर का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। तो ये आपका सही ऑप्शन देखिए, यही आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन वनस्पति देखिए उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ संयोग करता है और उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। तो इस प्रकार वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का उपस्थिति में जो है हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ संयोग करता है। तो निकेल याद रखिएगा, निकेल पूछा जाएगा कि वनस्पति घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल याद रखिए। देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन उसमें जो है इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी भी आपका देखिए धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो आपका अकेला सिर्फ सी वाला नहीं सही है। अगला करें कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, तो क्या है भी पैमाना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीएच पैमाना। क्या भी पीएच पैमाना, जिसे पीएच वैल्यू कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। यदि पीएच मान 7 होता है तो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन कहलाता है। यदि पीएच मान 7 से कम है, क्या भी 7 से कम है, 7 से क्या है, 7 से कम होने पर विलयन कैसा कहलाता है, वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। तथा अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो कैसा विलयन कहलाएगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते अगला, जल की कठोरता स्पेस का उपयोग करके दूर की जा सकती है। वही तो ये जिसमें झाग न दे ऐसा पानी जो होता है तो उसे कठोर जल कहा जाता है। तो बताइए जल की कठोरता का उपयोग करके दूर किया जा सकता है, किसका उपयोग करेंगे। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धावन सोडा का प्रयोग करके जो है जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। देखिए धावन सोडा का फार्मूला क्या है, जिसे रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O 10 जो है 10H2O क्या है, जल मालिक्यूल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि भी बताइए धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट में कितने मालिक्यूल जल होता है, तो ये 10। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कल एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, बताइए भी। तो ये कौन सी है आप जानते हैं, आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ब्रोमीन। ठीक है, देखिए पारा क्या भी, पारा जो है धातु है, या जो है ये धातु जो है ये भी क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, देखिए ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, बी आर इसका जो है क्या, बी आर इसका क्या है भाई, सिंबल है। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान भी इसका याद रखिए क्योंकि ये अनोखी है, तो इसका आप 79.909 होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या ये अनोखी है, तो इसका आप दोनों याद रखिए, परमाणु क्रमांक भी, सिंबल भी और परमाणु भार भी। ठीक है, और यह जो देखिए ब्रोमीन गैस कैसी होती है, विषैला पदार्थ है। इसकी वाष्प आंख, नाक तथा गले को हानि पहुंचाता है। ठीक है, ये देखते हैं अगला कहना कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, बताइए। बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, तो किसका किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धावन सोडा का। ठीक है, धावन सोडा का, तो धावन सोडा का फार्मूला भी बताया था, Na2CO3 10H2O। अगला करें कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है, चलिए भी बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किसके नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट है, या जो है जिप्सम से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जिप्सम का फार्मूला ये आपका जो है जिप्सम का, सॉरी, तो इसे हाँ हाफ कर दीजिए, ये पॉइंट हाफ H2 होता है। ठीक है, हाफ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है भी,
CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और ये जिप्सम का फार्मूला अगर CaSO4.2H2O होता है, ठीक है, 2H2O होता है, ठीक। दोनों में याद रखिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाफ याद रखना। देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो क्या जैसे आपके यहाँ आप घर प्लास्टर करवाते हैं तो उसमें आप याद रखिए कि मिस्त्री आया और मेरा घर आधा ही प्लास्टर करके चला गया, तो हाफ H2O याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला चलते हैं। करें कि दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीथेन गैस, ठीक है, CH4, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस में CNG में मुख्यतः क्या पाया जाता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में मीथेन होती है, ठीक है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। यानी कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप स्पेस होता है। देखिए दंत क्षय कब होता है, जब पीएच, कई बार ये पूछा गया परीक्षा में, पीएच वैल्यू 5 से कम होने लगती है। मुंह का पीएच वैल्यू 5 से कम होने लगती है तो हमारा दांत गिरने लगता है, ठीक है। बताइए, यहाँ तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोमल दंत वल्क, ठीक है। तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क होता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। देखिए इनेमल का निर्माण जो है कैल्शियम फास्फेट से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज देखते हैं अगला है। करें कि मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, बताइए भी कौन सा अम्ल बनता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा अम्ल बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HCl, ठीक है। देखिए HCl एसिड है, लेकिन ये नॉर्मल एसिड बनता है हमारे यहाँ, ये जो छोटे छोटे जीवों को मारने का काम भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। देखिए अगला है, इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है एंजाइम जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये भी ध्यान रखिए। और इसी से जो है अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, ध्यान रखिएगा। अगला है, करें कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है, तो किसमें मौजूद होता है भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल रक्त कणिका में, ठीक है। अगला है, करें कि मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है, बताइए RBC का क्या कार्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। तो लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। करें एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है, तो कितना होता है औसतन। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के में रक्त की मात्रा उसके भार का 1/10 भाग अर्थात 4.5 से 5 लीटर क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, ठीक है। और रक्त कैसा है, ये तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। और रक्त का पीएच मान भी याद रखिएगा कितना होता है, 7.4 वैल्यू, ठीक। पीएच वैल्यू जो है 7.4 होती है। और रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, अब 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। करें मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। आइए देखते हैं अगला। करें मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो मानव नेत्र के शरीर पर तो ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए मानव के जो है आंख का कार्निया का क्या होता है, रक्तदान होता है, ठीक है। तो अभी याद किया। करें कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, कौन सा भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एड्रेनालाइन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे जो है इस एंजाइम को जो है फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है।
यानी कि साइनोकोबा साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा B12। ठीक है, B12। देखिए B6 का क्या होता है? ये जो है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन B6 का। B2 का राइबोफ्लेविन, और विटामिन B1 का थायमिन होता है, और विटामिन B5 का पेटोथेनिक अम्ल होता है। ये रासायनिक नाम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वरांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो ये आप जानते हैं, आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन ए के। ठीक है, देखिए विटामिन बी और सी आपसे पूछता है, ये कैसा है? विटामिन बी सी और जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन है। और शेष जो है विटामिन वसा में घुलनशील है। चलिए अगला देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप जानते हैं, रेटिनल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है आपका, ये जो है जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आप हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। देखिए हर्पेटोलॉजी फिर क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी, इसके अंतर्गत जो है आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला है, कहने कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। कौन है भाई तत्व? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहा। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। ठीक है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? कार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। कहने कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं भी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। कहने आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? ये तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लांटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लांटी। तो ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रण पाया जाता है, उन्हें हम प्लांटी जीव जगत श्रेणी में रखते हैं। तो प्लांटी जगत में शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, ये पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो है, यह जो है कोशिकीय हरित शैवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्पगंधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, स्पेस के अलावा निम्न सभी पौधों में जकड़ा जड़ें होती हैं। तो बताइए भी किन पौधों में जकड़ा जड़ें होती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुकंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जकड़ा या रेशेदार जड़ें जो होती हैं, जैसे कुछ पौधों में पाई जाती हैं, इनमें जो रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी के चारों ओर फैल जाती हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो ये जो है के अलावा आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए चावल, गेहूँ और मक्का जो है, ये इसमें कौन सी जड़ें पाई जा रही हैं? जकड़ा जड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें आप रेशेदार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चुकंदर में नहीं पाई जाएगी, ये के अलावा पूछ रहा है। ठीक है, तो चुकंदर के अलावा, तो इसमें चावल, गेहूँ, ध्यान दीजिएगा प्रश्न थोड़ा से। कहने कि पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को स्पेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अभी? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ एक यूनिट याद रखना है, वाष्पोत्सर्जन की दर को किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पोटोमीटर में। ठीक है, पोटोमीटर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके देखिए 40 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। पसंद आया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे नंबर का आज था। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।